एक बार फिर से आप सभी का आर्ट्स कैंपस में स्वागत है। मैं नवनीत आप लोगों के लिए जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज क्वेश्चंस एग्जाम को नज़र में रखते हुए बनाया गया है। और अब आप लोगों का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो जितना भी टॉपिक जितना भी एमसीक्यूज मैं इस वीडियो में डील करूंगा, आप सभी उस वीडियो को देखें और कम से कम इस टॉपिक को तो कंप्लीट कर ही लें। और मैं पूरे तसल्ली दिलाता हूं आप लोगों को कि ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग एमसीक्यू से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें से वह कौन सा देश है, इसमें से कौन सा राज्य है जिसमें सबसे घनत्व जनसंख्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। साक्षरता दर इसमें से किस राज्य में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है, केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। विच इज द लीडिंग स्टेट इन टी प्रोडक्शन। ठीक है, कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, असम में टी प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है विच कंट्री रैंक्स द फर्स्ट इन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसे आप लोग देख लें क्योंकि इससे सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें से कौन सा कंट्री है जिसका रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर है। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। नॉर्वे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 5 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, कॉपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इसमें से कौन सा इंडस्ट्रीज है जो मिनरल बेस्ड नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग का तीनों अगर हम लोग देखें इसमें मिनरल बेस्ड है, कॉटन टेक्सटाइल मिनरल बेस्ड नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूती कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑप्शन नंबर 1, बेसिक इंडस्ट्रीज। हम लोग कई बार सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, बेसिक इंडस्ट्रीज मतलब कि जो बाकी सारे इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक हो। आप अगर कोई भी इंडस्ट्रीज खोलने जाएंगे, आप ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, उसके लिए हमें आयरन स्टील चाहिए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उसके लिए हमें आयरन स्टील चाहिए। तो आयरन स्टील जो है वो बेसिक इंडस्ट्रीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 when was the environmental protection act was implemented। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ठीक है, 1986, 1988, 1992 या 1995। इसका सही जवाब है 1986, 1986। जब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था, मतलब लागू किया गया था। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया था, उसी में से एक एक्ट ये भी था जिसे 1986 में इंप्लीमेंट किया गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लीडिंग स्टेट इन शुगर प्रोडक्शन। सिर्फ शुगर प्रोडक्शन नहीं, बाकी जितने भी प्रोडक्शन होते हैं जैसे जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिए, टी, कॉफी, सब कहां पे सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। टॉप 3 याद कर लें। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शुगर का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वडोदरा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। इनमें से कौन सा स्टेट में वडोदरा सिचुएटेड है। आप लोग मैक्सिमम मैप को रिवीजन कीजिए। हर मैप को, इंडिया का मैप उठाइए, उसमें से सारे स्टेट्स को देखिए। ठीक है, फिर उस स्टेट्स में देखिए कि एक मेजर जो सिटी होगा, मेजर जो प्लेस होगा, उसे आप ध्यान में रख दीजिए। तो इसका आंसर क्या है, वडोदरा कौन से स्टेट में है। ऑप्शन नंबर सी,
गुजरात, ठीक है, वडोदरा गुजरात में है। उसके बाद है हरिके बैरेज इज इन विच स्टेट, हरिके बैरेज किस स्टेट में है? ऑप्शन नंबर बी पंजाब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे इन इंडिया, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नेशनल वाटरवे 1, बी नेशनल वाटरवे 2, सी नेशनल वाटरवे 3, डी नेशनल वाटरवे 4। इसका सही जवाब है नेशनल वाटरवे 1, राष्ट्रीय जल मार्ग 1। ये सबसे लंबा जल मार्ग है हमारे भारत में, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लैंड लॉक पोर्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध बंदरगाह है? लैंड लॉक क्या होता है? कोई एक लैंड है जो हर तरफ क्या है, लैंड लॉक है, मतलब कहीं भी क्या है, वाटर बॉडी हमको देखने को नहीं मिलता है, हर तरफ लैंड ही लैंड है। ऐसे रीजन को हम लैंड लॉक कहते हैं, जो लैंड से लॉक्ड हो। तो इसमें से कौन सा पोर्ट है जो लैंड से लॉक्ड है? इसका सही जवाब है कांडला पोर्ट, ठीक है, ये एक लैंड लॉक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे प्रदूषित है? ऑप्शन नंबर बी क्या है, यमुना, ठीक है, यमुना सबसे अधिक प्रदूषित रिवर में से एक है। हम लोग आए दिन रील्स में देखते भी होंगे कि कुछ सर्फ का फोम जैसा कुछ वीडियो कि लोग उसमें नहा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, वो उस नदी को साफ करने का कुछ टेक्निक है, ठीक है। उसके बाद है विच एज ग्रुप रिप्रेजेंट्स द वर्किंग पॉपुलेशन, इसमें से कौन सा एज ग्रुप है जिसमें कार्यशील जनसंख्या है, मतलब वो एज ग्रुप जो कि वर्किंग हो, ठीक है। 30 साल से जो कम है, क्या वो लोग वर्किंग में काउंट होंगे? नहीं, क्योंकि वो लोग तो यंग एज में आ जाएंगे, ठीक है। मोर देन 20 ईयर्स, लेस देन 60, 60 साल से जो कम है वो भी नहीं आता। लेकिन 15 से 59, ठीक है, 15 से 59 जैसे ही होता है, ठीक है, घर वाले बोलना शुरू कर देते हैं जाओ कुछ करो, कुछ कमाओ, ठीक है। तो ये यही एज ग्रुप है जिसमें क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है। हमारे कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन सबसे अधिक है, इसीलिए हमारे यहाँ वर्क पावर बहुत है। चाइना में वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम है, उसके यहाँ मोर देन, मतलब एज ग्रुप उसके चाइना में बहुत है, जिस कारण से चाइना में पॉलिसी लाया जा रहा है कि पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए, 1 चाइल्ड पॉलिसी से 2 चाइल्ड पॉलिसी पे गए हैं ताकि उसके पास वर्क पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ सके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर वाज एयर ट्रांसपोर्ट लॉन्च्ड इन इंडिया, भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1911, 1911 में सबसे पहली बार क्या एयर ट्रांसपोर्ट को लॉन्च किया गया था। उसके बाद मैंगलोर पोर्ट इज सिचुएटेड इन, मैंगलोर बंदरगाह कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, कर्नाटका, केरल और उड़ीसा। इसका सही जवाब है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका का कैपिटल बेंगलोर, बेंगलोर से याद रखें मैंगलोर, ठीक है, कहां है, कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ड्रॉट प्रोन स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक सूखाग्रस्त है? इसमें से कौन सा राज्य है जहां पे सूखा बहुत अधिक देखने को मिलता है? ऑप्शन ए असम, सॉरी ऑप्शन ए असम, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, गुजरात या केरल। इसका सही जवाब है गुजरात, जहां पर सूखा इन सभी में से सबसे अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द अनदर नेम फॉर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक हैं, क्या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में
चाहे ऑब्जेक्टिव में आए, सब्जेक्टिव में आए, लॉन्ग टर्म में आए, शॉर्ट टर्म में आए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इन टॉपिकों को आप अच्छे से डील कर ले। ठीक है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को और क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, नव नियतिवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नियो डिटर्मिनिज्म इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, बिग ट्रैंक रूट बिग ट्रैंक रूट इज एसोसिएटेड विथ, बिग ट्रैंक रूट का संबंध इनमें से किससे है? सोएज नहर, पनामा नहर, नदर्न अटलांटिक सी रूट, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ें। ठीक है, इसका सही जवाब है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? आप लोग ऑप्शन में बताएं हमें, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि बिग ट्रैंक रूट का संबंध किससे है, क्योंकि इन तीनों में से किसी से नहीं है। तो किससे है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस्टेब्लिश्ड, परमाणु ऊर्जा उद्योग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1, 1948, 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन हम लोग एस्टेब्लिश किए थे। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर। ठीक है, एशियान का हेडक्वार्टर कहां है? क्या इसका सही जवाब है? जकार्ता। अब देखो टोक्यो, ये कैपिटल है जापान का, तो ये तो ऐसे ही कट। ठीक है, क्योंकि जापान एशियान का पार्ट है या नहीं है? नहीं है। उसके बाद दिल्ली, ये नहीं है कैपिटल। वियना, ये भी नहीं। इसका सही जवाब है जकार्ता, जो कि कैपिटल किसका है? इंडोनेशिया का। ठीक है, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद है नाफ्ता, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रीजनल ब्लॉक इज एसोसिएटेड विथ, ये नाफ्ता किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ अमेरिका। इसका फुल फॉर्म ही है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो कहां से एसोसिएटेड है? नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, दिग्बोई इज सिचुएटेड इन, दिग्बोई इज फेमस फॉर। ठीक है, दिग्बोई किस लिए फेमस है? आयरन के लिए, पेट्रोलियम के लिए, कॉपर के लिए, या सिल्वर के लिए? दिग्बोई जो है वो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 26, कोची पोर्ट इज सिचुएटेड इन, कोची बंदरगाह स्थित है, कहां पर स्थित है? गुजरात में, वेस्ट बंगाल, केरल, या तमिलनाडु? इसका सही जवाब है केरल। ठीक है, कोची पोर्ट जो है वो केरल में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस, आप लोग सेंसस को ध्यान से देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपके प्रश्न में अकॉर्डिंग टू सेंसस यानी अकॉर्डिंग टू कोई डेट दिया हो तो ठीक है, अगर वो अकॉर्डिंग टू नहीं दिया हो तो प्रेजेंट सिनेरियो को आप नजर में रखते हुए उसका आंसर करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 121 करोड़। 2021 के सेंसस, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 121 करोड़, जो कि अब और बढ़ चुका है। ठीक है, रोबोस्टा, क्वेश्चन नंबर 28, रोबोस्टा इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, इसका सही जवाब है कॉफी। ठीक है, रोबोस्टा जो है वो कॉफी का एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ठीक है, देखिए इस सीरीज में जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं वो टॉपिक को आप लोग देखें। अब ये तो नहीं है कि आप बिहार बोर्ड सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को आपको कॉपी पेस्ट कर दे, मैक्सिमम चांस है कि आ सकता है, लेकिन आप इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसे आप कवर करने का कोशिश करें। तो इसमें से कौन सा वह ऊर्जा का गैर नवीकरण स्रोत है? ठीक है, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स,
रिन्यूएबल क्या होता है? वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा, इसमें से कौन है जो नॉन रिन्यूएबल है? सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी या थर्मल एनर्जी। इसमें से टॉप 3 जो है ये क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर। ठीक है, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? पहला सूती मिल कहां स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ठीक है, पहला कॉटन मिल कहां पे एस्टेब्लिश हुआ था? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विथ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, राइस या वीट? ऑप्शन नंबर बी, क्या है? वेजिटेबल्स। ट्रक फार्मिंग किससे रिलेटेड है? सब्जियों से रिलेटेड है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? इनमें से वह कौन सा राज्य है जहां पे साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में भी आएगा। ठीक, कि कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ये तीनों क्या है? पॉपुलेशन चेंज का क्या है? घटक है, कंपोनेंट है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नीरू मीरू वाटर शेड प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ, ये नीरू मीरू जो एक प्रोग्राम है ये किससे कौन से राज्य से एसोसिएटेड है? राजस्थान से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से या कर्नाटका से? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के जो चैप्टर हम लोग देखे थे वाटर रिसोर्स, उसमें हम इस केस स्टडी का बात करते हैं, नीरू मीरू वाटर शेड प्रोग्राम का बात करते हैं, जो कि कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 34, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया? इनमें से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, झरिया, ऑप्शन नंबर बी, रानीगंज, ऑप्शन नंबर सी, नेवेली, ऑप्शन नंबर डी, बोकारो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झरिया। ठीक है, यहां पे सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड हमें देखने को मिलता है। 36 क्वेश्चन नंबर, विच मेट्रो सिटी इज नॉट लिंक्ड विद द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? ठीक है, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जिक्र किए थे। इनमें से कौन सा है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नहीं है? मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है और हैदराबाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नहीं है। हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या पढ़े थे? दिल्ली, ठीक है, मुंबई, फिर चेन्नई, कोलकाता। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज का से आप क्या समझते हैं? ये इन 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस मोड को बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और इनमें से हैदराबाद में ये नहीं, हैदराबाद से ये लिंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? उच्च मानव विकास सूचकांक श्रेणी में कितने देश हैं? हम लोग जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ रहे थे उसमें से हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया था कि हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितने हैं? ऑप्शन नंबर डी, 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीजियस सिटी? क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी आप लोग देख लीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी कौन सा है, रिलीजियस सिटी कौन सा है, ठीक है, हिस्टोरिकल सिटी कौन सा है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही जवाब? मक्का, यहाँ लोग जाते हैं अपने धर्म को लेके, वाराणसी भी लोग जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं। मुंबई रिलीजियस पर्पज से लोग नहीं जाते हैं, ये सिटी
रिलीजियस पर्पज से फेमस नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, द लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया। इनमें से कौन सा ग्रुप है रिलीजियस जो सबसे अधिक है? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इसमें से सबसे अधिक कौन सा है? हिंदू। ठीक है, सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप इंडिया में है हिंदू। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन, पहली बार सेंसस कब हुआ था? 1872। ठीक है, सबसे पहली बार इंडिया में सेंसस 1872 के साल में हुआ था। हमारे पास कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं, बिहार बोर्ड उसी कुछ लिमिटेड टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछता है। इस वीडियो में आपको जितना भी टॉपिक दिख रहा है, आप उन सभी टॉपिक को डील कर लिए तो आप लोगों का बेहतर नंबर कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद है पैट्रिक गैडेस का संबंध है। ठीक है, कन्यूबरेशन, विलेज, मेगालोपोलिस या इनमें से कोई नहीं। ये जो पैट्रिक गैडेस है ये उपनगर है, गांव है या मेगालोपोलिस है? इसका सही जवाब है कन्यूबरेशन, ये एक उपनगर है। ठीक है, द मेन कॉज ऑफ द फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया, इंडिया में फीमेल का माइग्रेशन क्यों होता है? फीमेल माइग्रेशन, इससे पहले इस क्वेश्चन को डील करने से पहले हम लोग जो है माइग्रेशन टॉपिक को अभी आप लोग अभी जाके माइग्रेशन टॉपिक को पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम में वो आएगा। ठीक है, उसमें आप पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है माइग्रेशन के लिए। तो हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ जो माइग्रेशन होता है, मैरिज, ठीक है, शादी करके मैक्सिमम क्या होता है, फीमेल जो होता है वो मेल के यहाँ चले जाते हैं। तो मेन जो माइग्रेशन का कॉज है फीमेल का वो क्या है? मैरिज। ठीक है, और अगर हम मेल का बोले तो मैक्सिमम इंप्लॉयमेंट पर्पज से, अगर यूथ का बोले तो एजुकेशन पर्पज से। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैंटोनमेंट टाउन, निम्नलिखित में से कौन सा एक छावनी शहर है? झांसी, जमशेदपुर, अंबाला या मुंबई? इसका सही जवाब है अंबाला। ठीक है, छावनी, कंटोनमेंट टाउन क्या होता है? जहां पे क्या होता है, मिलिट्री बेस बनाया जाता है, वो है अंबाला। ठीक है, 43। लाइबेरिका किससे संबंधित है? लाइबेरिका इज एसोसिएटेड विथ कॉफी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कॉफी। ऑप्शन नंबर बी, लाइबेरिका कॉफी से रिलेटेड है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45, द लीडिंग स्टेट इन कॉफी प्रोडक्शन इज, क्वेश्चन में कॉफी है लेकिन जब आप लोग एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे तो कॉफी, टी, जूट, कॉटन, आयरन स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर कैन, ठीक है, इन सब के बारे में देख लें। तो इसका सही जवाब क्या है? कर्नाटका। यहां पे क्या है, कॉफी प्रोडक्शन सबसे अधिक देखने को मिलता है। और सब्जेक्टिव पर्पज से मैं बताऊंगा कि आप सिर्फ लीडिंग नहीं, टॉप 3 को याद कर लीजिए कि पहले रैंक पे कौन है जहां सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, उसके बाद कहां होता है, उसके बाद कहां होता है। असम एंड बोरो आर एसोसिएटेड विथ, ठीक है, असम और अमन और बोरो संबंधित है, किससे संबंधित है? राइस, वीट, जूट या कॉफी? ये संबंधित है राइस से, चावल से। कोई दिक्कत है? 46। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज? ठीक है, कौन सा स्टेट है जहां पे मैंगनीज सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है? वो क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 48, नागपुर इज फेमस फॉर, नागपुर इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, नागपुर सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 48। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज मुंबई हाई? मुंबई हाई क्या है? क्या ये एक कोरल एरिया है, सॉरी कोल एरिया है, माइका एरिया है, पेट्रोलियम एरिया है या कॉपर एरिया है? मुंबई हाई, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ये एक पेट्रोलियम एरिया है। ठीक है,
हम लोग जानते हैं मुंबई में क्या है, हम लोग का पेट्रोलियम फील्ड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ हम लोग पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मुंबई हाई क्या है, एक पेट्रोलियम एरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग स्टेट इन शुगर प्रोडक्शन। आप लोग देख रहे होंगे कितना क्वेश्चन पूछ रहा है कि लीडिंग, कि शुगर प्रोडक्शन में लीडिंग कौन है, टी में लीडिंग कौन है, कॉफी में लीडिंग कौन है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक शुगर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इससे पहले जो आप क्वेश्चन देखे थे वो शुगर केन वहां पे कर दीजिएगा, ठीक है। जिसका जवाब हम उत्तर प्रदेश बताया था। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन शुगर का महाराष्ट्र में, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जूट प्रोड्यूसिंग रीजन इज, कौन से रीजन में सबसे अधिक जूट प्रोडक्शन देखने को मिलता है? गंगा, कृष्णा, गोदावरी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है गंगा डेल्टा, ठीक है, जहां पे सबसे अधिक जूट प्रोडक्शन देखने को मिलता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी? जैसे कन्वेक्शनल, इसी को क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नॉन कन्वेक्शनल, इसी को बोलते हैं रिन्यूएबल, ठीक है। तो ये जो चारों है, इस चारों टर्म को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। गैर पारंपरिक, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी? इसमें से कौन सा है जो नॉन कन्वेक्शनल मतलब रिन्यूएबल, यानी जो बार बार क्या हो, रिन्यू हो सके? कोल, हाइड्रो पावर, सोलर पावर या फिर क्रूड ऑयल। इसमें से नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। सौर ऊर्जा क्या है? नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 53, एज पर 2011 सेंसस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या था 1126 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 906 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी 806 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है 1126 स्क्वायर पर 126 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा क्या था? बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी, कब के अनुसार? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हैंडलूम इंडस्ट्रीज इज एसोसिएटेड विथ, हैंडलूम इंडस्ट्रीज किससे एसोसिएटेड है? बेसिक इंडस्ट्रीज, या हैंडलूम होता क्या है? वो इंडस्ट्रीज जो हम अपने हाथों से, इस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, हम लोग हैंडक्राफ्ट रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, यानी घर में बैठे बैठे करते हैं, तो वो होगा कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग, ठीक है। छोटा सा उद्योग जो अपने घर में बैठे बैठे हम इंडस्ट्रीज को कर लेते हैं, ठीक है, वो आएगा किसमें? कॉटेज इंडस्ट्रीज। हैंडलूम इंडस्ट्रीज किसका पार्ट होगा? कॉटेज इंडस्ट्रीज का, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? ठीक है। विच इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन नॉर्थ इंडिया? ठीक है, नॉर्थ इंडिया का बात करें तो यूपी, बिहार, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, इस वाले रीजन में इरिगेशन का इसमें से मेजर क्या है? क्या वो ट्यूबवेल है, कैनल है, टैंक है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है नहर, ठीक है। क्या है? कैनल से यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है, हम लोग यहाँ पे नहर से सिंचाई करते हैं। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जूट? जूट के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? गंगा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा? इसका सही जवाब है ए गंगा डेल्टा, जहां पे जूट का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, क्या हो रहा है? रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59,
व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? पहली बार कंप्लीट सेंसस, पूर्ण रूप से सेंसस कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1888 में, सॉरी 1881 में, 1881 में पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग विच स्टेट हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? सबसे घनत्व, सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हम लोग बात किए थे कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को। ऑफ कोर्स माउंटेनियस एरियाज है, यहाँ पे लोग कम रहना चाहेंगे। ठीक है, आखिरी एमसीक्यू कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन? हर साल पूछा गया है, इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे अधिक पॉपुलेशन है? हम लोग आंख बंद करके भी टिक कर सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहां सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलता है। जितने भी अभी तक हम लोगों ने एमसीक्यू डील किया है, बेसिकली जो हम लोग बुक पढ़ते हैं तो उसमें ये ज़्यादातर हाईलाइटेड नहीं किया होता है, तो मैंने उसी एमसीक्यू को उठाया है जो बुक में हाईलाइटेड नहीं है बट बेसिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो पढ़े ही नहीं, बुक में था ही नहीं है, बट हम लोग इसको हाईलाइट नहीं करते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आप लोग देख लीजिए सब्जेक्टिव के नज़र से। ठीक है, जो कि हर साल पूछा है उसके नज़र से हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को आप लोग देख ले, इन्हें अगर आप छोड़ेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ टॉपिक है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन ह्यूमन जियोग्राफी, कि ह्यूमन जियोग्राफी को डिफाइन करें। ये क्वेश्चन पूछेगा ही, मानव भूगोल क्या है, तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? आप पहले तो नॉर्मल डिफिनेशन देंगे, फिर अकॉर्डिंग टू जोग्राफर्स, कुछ जोग्राफर्स के अकॉर्डिंग आप कम से कम 2 या 3 जोग्राफर्स को इंक्लूड करेंगे डिफिनेशन में, तभी आपको नंबर्स पूरे मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस या फिर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इस टॉपिक को आप लोग देख लीजिए कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या है? मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव नेचर पे डिपेंडेंट होगा। दूसरा प्रश्न, प्रकृति का मानवीकरण, कि प्रकृतिक मानव पे डिपेंडेंट कैसे हो रहा है, कि कैसे मानव प्रकृति को मोल्ड कर दे रहा है, इवॉल्व कर रहा है, परिवर्तन कर दे रहा है, कोई दिक्कत है? फिर दोनों के बीच का एक मार्ग जो कि नियो डिटर्मिनिज्म था, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, इस तीनों को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देखने को मिलता है। उसके बाद फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, इसे आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करें, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं कि बताइए आप सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का और भी कौन सा फील्ड है, तो हम लोग जवाब देते हैं डेमोग्राफी, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, सॉरी डेमोग्राफी नहीं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इलेक्टोरल ज्योग्राफी। ठीक है, मिलिट्री ज्योग्राफी, ये किसका पार्ट है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। उसी तरह हमें फील्ड और सब फील्ड जो एक बॉक्स बना हुआ है हमारे एनसीईआरटी बुक में, उससे हम लोग क्या करें, एक बार देख ले, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही आपका यही होगा कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएंगे कि इंडिया सबसे अधिक पॉपुलेशन है, उसके बाद चाइना, फिर इंडोनेशिया। इस तरह का एक ग्राफ बनाइएगा, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिए, फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इस तरह से फ्लो चार्ट बना के फिर हम सारा फैक्टर्स दिखाएंगे जो कि पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, फिर उसके सब फैक्टर्स को भी दिखाएंगे, उसके डिवीजन को दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट एंड फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रामीण बस्ती का प्रकार और कस्बों का कार्यक्रम। कि रूरल सेटलमेंट का टाइप्स जो हम लोग पढ़े थे कि फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, वो सेटलमेंट का जिक्र करेंगे। फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन कि रिलीजियस टाउन्स कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कौन सा है, वो कौन सा टाउन है जहाँ पे
रिलीजियस काम होता है, जैसे मक्का मदीना कैसा टाउन है, रिलीजियस टाउन है, ठीक है। वाराणसी रिलीजियस टाउन है। अब कोटा लिखा हुआ रहेगा, वो कौन सा टाउन है, एजुकेशनल टाउन है, ठीक है। वहां पे एजुकेशन से रिलेटेड फंक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ टॉपिक हैं और भी देखिए। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इसका बात हम लोगों ने पहले भी किया था कि बर्थ, डेथ और माइग्रेशन को डील करेंगे, ठीक है। जनसंख्या प्रवृत्ति का परिवर्तन का घटक क्या क्या है, इसमें हम लोग बात करेंगे एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, उत्प्रवास और आवर्जन क्या है, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, ठीक है। यानी पुश फैक्टर वो कौन सा फैक्टर है जिससे वहां से लोग बाहर निकलते हैं, माइग्रेशन होता है। और पुल फैक्टर वो कौन सा फैक्टर है जिससे लोग वहां पे आना चाहते हैं, ठीक है। अगर इंप्लॉयमेंट बेहतर है तो ये कैसा फैक्टर हुआ, ये हुआ पुल फैक्टर, खींचना, मतलब लोगों को खींच रहा है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है तो पुल फैक्टर, जैसे बेंगलोर लोग वहां जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पे पुल फैक्टर है, जॉब अपॉर्चुनिटी बेहतर है। दिल्ली जॉब अपॉर्चुनिटी बेहतर है। अब जहां जॉब अपॉर्चुनिटी बेहतर नहीं है वहां पे क्या होगा, पुल फैक्टर कि वहां से तुम जाओ। जैसे बिहार से अधिक लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू बाकी मेजर स्टेट्स के कंपेयर कम है, तो वो हो गया पुश फैक्टर। इसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल के साथ। फिर है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के कुछ स्टेज हैं, उस स्टेज को देख लीजिए, ठीक है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, फोर पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के चार स्तंभ, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, जो हम लोगों ने चार स्तंभ पढ़ा था, ठीक है। वो चारों कैपेबिलिटी था, ठीक है। वो चारों पिलर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का, चार स्तंभ, उससे देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं इस टॉपिक से प्रश्न। उसके बाद सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, ठीक है। कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, निर्वाह कृषि क्या है, इसके बारे में आप लोग पढ़ ले। फिर माइनिंग के बारे में पढ़ ले कि माइनिंग क्या होता है, इसके टाइप्स, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण, हम एक फ्लो चार्ट बताए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। फिर इसके फर्दर कुछ कुछ भाग में बांटेंगे, सबका एग्जाम्पल के साथ हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग टर्म में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर फूट लूज इंडस्ट्रीज क्या है, फूट लूज उद्योग क्या है, मतलब ये नहीं कि फूट लूज है तो मतलब जूता का यहाँ पे व्यापार होगा। ये वैसा इंडस्ट्रीज जो कि अपने रॉ मटेरियल्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये इंडस्ट्रीज कहीं भी खोला जाता है। ये नहीं कि इसका रॉ मटेरियल्स वहां मिलेगा तभी ये वहां पे खोला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को फूट लूज इंडस्ट्रीज कहते हैं। ये शॉर्ट नोट में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल के साथ आप लोग आंसर तैयार कर लें। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वो कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कि पॉपुलेशन, सॉरी इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेट होगा। हम इंडस्ट्रीज कहाँ लगाना चाहेंगे, जहां पर पानी हो, पावर हो, एनर्जी हो, वहां पर जहां मार्केट बेहतर हो, ठीक है। और जहां पे क्लाइमेट फेवरेबल हो, ठीक है। हम वैसा जगह इंडस्ट्री लगा ले जहां पे सिर्फ बारिश ही बारिश हो रहा है, पता चला जितना दिन मेरा दुकान खुला नहीं, जितना दिन मेरा वो कारखाना खुला नहीं, उतना बंद ही है। तो जहाँ क्लाइमेट फेवरेबल हो, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो, जहाँ पॉलिसी बेहतर हो, ठीक है, तो वहां पे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का फैक्टर बताएंगे। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, क्वीनरी, ये सब जो सेक्टर है इसके बारे में डिफिनेशन देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कि प्राथमिक प्राथमिक एक्टिविटीज क्या है, द्वितीयक एक्टिविटीज क्या है, तृतीयक एक्टिविटीज क्या है, चतुर्थक, पंचक, ये सब गतिविधियों को आप लोग देख लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग उस पर भी ध्यान दीजिए कि व्हाइट कॉलर प्राइमरी एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उसे कौन सा कॉलर वर्कर कहते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर क्या होता है, ब्लैक कॉलर वर्कर क्या होता है, ठीक है। तो इन सभी एक्टिविटीज को आप डिफिनेशन तो कम से कम कर ही लें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर 16, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, यानी वह चीज जो हम बाहर से सोर्स करते हैं,
जैसे बाकी चलो एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, तो हमें चाहिए उसमें सॉफ्टवेयर। तो हम जानते हैं कि अमेरिका के पास सॉफ्टवेयर अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, उससे आउटसोर्स करेंगे कि सॉफ्टवेयर आप हमें दे दीजिए। ठीक है। हम बात करेंगे हार्डवेयर का, तो हम जानते हैं कि जापान में हार्डवेयर अच्छा मिलता है, तो हम जापान से आउटसोर्स करेंगे कि अपना हार्डवेयर हमें दे दीजिए। और जैसे हमें मैन्युफैक्चरर्स, हमें कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग चीप एंड वेस्ट कहाँ होता है, चाइना में होता है। सस्ता में काम हो जाता है, तो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, चाइना में होता है। तो क्या होता है, आउटसोर्स। जैसे इंडिया में क्या है, इंग्लिश बोलने वाले लोग, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले एजुकेटेड लोग बहुत कम प्राइस में काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे कंपनी है जिसका कॉल सेंटर हमारे इंडिया में होता है। ठीक है। तो ये क्या है, आउटसोर्सिंग। ठीक है, कि हम कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, बाहर से। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज रेलवेज को देख लीजिए हम लोग कि रोडवेज क्या है, रेलवेज क्या है, कुछ मेजर रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, ये सब को देख लें। ठीक है। पाइपलाइन को देख लें। उसके बाद स्वेज कैनल क्या होता है, आपके एग्जाम में आएगा ही। ठीक है। स्वेज कैनल को आप तैयार कीजिए। पनामा कैनल, इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, या फिर इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन दे देगा। किसी साल पनामा कैनल पूछ देता है, किसी साल स्वेज कैनल पूछ देता है। ठीक है। तो आप इसे तैयार कर लीजिए, स्वेज नहर, पनामा नहर क्या है। ठीक है। कुछ वाटरवे है, डेन्यूबे वाटरवे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ओरिएंट एक्सप्रेस, ये सब कुछ रूट है जिसे आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या है, मेगापोलिस सिटी क्या है, महानगर क्या है, ये सब आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब जैसे कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इससे आप देख लीजिए। और ये टॉपिक जो है सिर्फ ज्योग्राफी में काम नहीं आएगा, आपके पॉलिटिकल साइंस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, एशियान, नेफ्टा, सार्क, ये सब कुछ ग्रुप है, रीजनल ब्लॉक है, उसे देख लीजिए। आपके एनसीईआरटी बुक के लास्ट सबसे पेज में एक टेबल दिया हुआ होगा जिसमें WTO, SDI, सार्क, एशियान, ये सब का हेड क्वार्टर कहाँ है, इसमें क्या होता है, क्या क्या इनिशिएटिव है, वो सबको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में पूछे ही जाते हैं। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, हरित क्रांति, ये आपके शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप लोग तैयार कर लीजिए। LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, क्या है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन पूछ दे सकते हैं, खास के लिबरलाइजेशन पे। ठीक है। तो आप LPG को देख लीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशन, साथ में ही आप क्या कीजिए, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, येलो रिवॉल्यूशन क्या होता है, पिंक रिवॉल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप लोग करना ही है। ठीक है। ऐसे ही कुछ कुछ रिवॉल्यूशन है, उसे आप लोग देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, कि पानी, वाटर चैप्टर है, उससे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, यानी वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या मैनेजमेंट किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन, यानी बारिश का जो पानी है उसे हम लोग क्या करें, प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें, उसे हम बचा के रखें। जो अन्य काम है जैसे कपड़ा धोना, बर्तन धोना, जो नॉर्मल काम है जहाँ पे हमें गंदे पानी की भी जरूरत है, जहाँ पे हमको स्वच्छ पानी नहीं चाहिए, उस काम में हम क्या करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। उसे हम इवन कि उसे हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई करके हम उसे ड्रिंकिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्स, इसे आप लोग देख लीजिए। ठीक है। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, ये सब देख लीजिए। फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों में देखने को मिलता है। जैसे मेजर ओर देख लीजिए कि ओर क्या होता है, आयरन ओर, आयरन ओर का क्या नाम है, हेमेटाइट क्या है, बॉक्साइट क्या है, ये सब देख लीजिए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लीजिए, खास करके इसके डिस्ट्रीब्यूशन को। टिस्को एक एग्जाम्पल है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉपरेटिव। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को देख लीजिए। ठीक है।
ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, राइस के बारे में पढ़ना, मतलब क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये कौन से क्लाइमेट में कौन से सीजन में इसका प्रोडक्शन होता है, इंडिया में सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, ठीक है। टॉप 3 देख लीजिए, वर्ल्ड में सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, वर्ल्ड में सबसे अधिक कंजप्शन कहाँ होता है, ये सब देख लेना। किसका? राइस का, वीट का, जूट का, कॉफी का, टी का, शुगर केन का। ये सब कुछ मेजर टॉपिक है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसका वितरण हमें देखना बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लॉन्ग टर्म में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज हिंटरलैंड, ठीक है, भीतरी प्रदेश क्या है, ठीक है। एंड व्हाट आर द मेजर पोर्ट्स, ठीक है। हिंटरलैंड क्या होता है? वो लैंड जो कि छिपा हो, मतलब मेजर सिटी मेजर पोर्ट के थोड़ा सा अंदर में हो। ये टॉपिक हम लोग बेसिकली पोर्ट वाले चैप्टर में पढ़े थे, मतलब कोस्टल एरियाज में जो पोर्ट है, और वो सिटी जो इस पोर्ट से काफी दूर है, अंदर में है, उसे हम बोलते हैं क्या? हिंटरलैंड। इसके बारे में पढ़ ले, ये एग्जाम में आ सकता है। फिर व्हाट आर द मेजर पोर्ट्स, कांडला पोर्ट, ठीक है, कच्छ पोर्ट, ऐसे ही मुंबई पोर्ट, और उसके और क्या क्या नाम है, उससे आपके ऑब्जेक्टिव देखे जाते हैं, ठीक है। ये सब देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में और भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उस टॉपिक को डील कर दिया तो इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एमसीक्यू नहीं दिया है। आप इस टॉपिक को डील कर लें और कुछ एमसीक्यू आपका ऑटोमेटिक डील हो जाएगा। इस टॉपिक, अगर इतना टॉपिक को अगर आप डील करते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। बाकी अगर इससे बाहर क्वेश्चन आता है, आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे बात कीजिए। फिर है मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न, ठीक है, पर्यावरण संबंधित चिंता, जैसे वाटर पोल्यूशन क्या है, नॉइज पोल्यूशन क्या है, ठीक है। उसी में RRR, राजा मौली वाला RRR नहीं है, ये रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल, इस तीनों प्रोसेस का बात कर रहा है। आप इसके बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि आपको आंसर लिखने में आसानी होगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये आप लोग देख लीजिए, यानी सतत विकास, यानी वो विकास जो कंटिन्यूअसली होते रहे बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए, और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए डेवलपमेंट करते हुए, रिसोर्स को बचाते हुए। ये टॉपिक को आप डील कीजिए, ये समझ लीजिए, ठीक है। मेजर मेजर पॉल्यूशन हो गया, उसे आप डील कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, टॉपिक नंबर 29, कन्वेक्शनल नॉन कन्वेक्शनल, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ऊर्जा का संवाहन, गैर संवाहन स्रोत, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, ये सब कुछ सोर्स हैं एनर्जी के, कि कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आप लोग देख लीजिए। उसके बाद है डिजिटल डिवाइड, ठीक है। डिजिटल डिवाइड, जैसे हम कहते हैं जनरेशन गैप, वैसे ही डिजिटल डिवाइड, यानी अभी जो हम लोग डिजिटल यूज कर रहे हैं, अभी जो हम लोग इंटरनेट कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, क्या हमारे पेरेंट्स जो थे वो यूज करते थे? नहीं। क्या उनके जितना मेरे पेरेंट्स यूज करते थे, क्या उनके पेरेंट्स उतना यूज करते थे? नहीं। तो जैसे जैसे जनरेशन डिवाइड हो रहा है, वैसे वैसे डिजिटल भी डिवाइड हो रहा है। हमारे बाद जो जनरेशन आएगा वो हमसे अधिक डिजिटलाइज होगा, यही है डिजिटल डिवाइड। इसके बारे में आप लोग देख लीजिए क्योंकि बहुत बार शॉर्ट नोट्स में पूछे गए हैं। और एक आखिरी टॉपिक, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ठीक है। ठीक है, कि खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है, इसमें क्या बताना है, ये कौन से सीजन में होता है, ठीक है। इसमें कौन सा ग्रेन्स है, कौन कौन सा क्रॉप्स, कौन कौन सा फसलें इसमें उगाई जाती है, ठीक है। दोनों के बीच में अंतर क्या है, कोई दिक्कत है? इसी में एक और क्रॉप्स हम लोग पढ़ते हैं, जैद क्रॉप्स, ये भी देख लीजिएगा। तो ये सब कुछ मेजर टॉपिक्स थे जिसे देखना बहुत जरूरी है। इतना अगर आप लोग करते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आंसर, जितने भी हमने टॉपिक्स बताया है, इन सबको आप लिखिए अपने कॉपी पे और कमेंट सेक्शन में भेजें, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। चाहे या तो आप कोचिंग आर्ट्स कैंपस अप्रोच कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे पहुंचे, आप अपना मटेरियल्स भेजें, ठीक है।
और आपको बाकायदा पूरा रिव्यू दिया जाएगा कि क्या गलती है, क्या सही है, इसमें क्या सुधार किया जाए। ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इन सभी टॉपिक का आंसर आप लिख के कमेंट सेक्शन में भेजें। ठीक है।